So John Keats, 1795 to 1821. He lived only for 25 years of his age and he died because of tuberculosis. उनको tuberculosis हो गया था, उसकी वजह से उनकी डेथ हुई. उनके ब्रदर को भी tuberculosis हो गया था, उसकी वजह से उनकी डेथ हुई. और वो अपने ब्रदर को की सेवा करते हुए while he was taking care of his brother while he was ill, he also caught that and उनकी भी डेथ उसी वजह से हो गई. एंड जब उनकी जो लाइफ है उसमें इतना ज्यादा उन्होंने पेन देखा है कि वो इतने अच्छे से यूनिवर्स से कनेक्ट कर पा रहे हैं, नेचर से कनेक्ट कर पा रहे हैं. जब वो पोइट्री लिख रहे हैं नेचर के बारे में, इट हैज दैट हीलिंग पावर, द नेचर हैज दैट हीलिंग पावर विच वी एज रीडर्स कैन ऑल्सो फील. ओके, सो ही वॉज अ ब्रिटिश रोमांटिक पोएट. Romantic poet, it is not the romance we understand today in today's time as a boyfriend, girlfriend and all those affairs. No. Here the romance is about the nature. Basically उस टाइम पे बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया था. इंडस्ट्रियलाइजेशन इतनी जल्दी आया वहां पर वेस्टर्न साइड पे कि लोग भूल गए थे कि नेचर के साथ कैसे रिकनेक्ट करना है, कैसे अपने आप को हील करना है, कैसे लाइफ को स्लोअर पेस पे ले जाके एक हीलिंग पावर को जनरेट करना है. तो वहां के राइटर्स ने लोगों को कनेक्ट करने के लिए, वर्ड्सवर्थ हो, जॉन कीट्स हो, वापस से नेचर की ब्यूटी के बारे में पोइट्रीज लिखने लगे, नेचर की हीलिंग पावर के बारे में लिखने लगे. सो दैट इज द रोमांटिसिज्म वी टॉक अबाउट, बेसिकली रोमांटिसाइजिंग द नेचर. ओके, ऑल्दो ट्रेन टू बी अ सर्जन, जॉन कीट्स एक सर्जन बनने के लिए ट्रेनिंग ले रहे थे, बट उन्होंने वो ट्रेनिंग छोड़ दी. जॉन कीट्स डिसाइडेड टू डिवोट हिमसेल्फ होलली टू पोइट्री. उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो कंप्लीटली पोइट्री को अपने आप को डेडिकेट कर देंगे. Keats' secret, his power to sway and delight the readers, lies primarily in his gift of perceiving the world and living his moods and aspirations in terms of language. Now उनके अंदर क्या पावर थी कि वो लोगों को अपने वर्ड से, अपनी इमेजरी से रीडर्स को ऐसे स्वे कर सकते थे कि उनके जो लैंग्वेज है, उनके जो वर्ड्स हैं, उनके अंदर हमको पावर समझ आती है, दैट हाउ मच पावर द नेचर होल्ड्स, कि नेचर में कितनी पावर है हमको हील करने की और हमें बेटर फील कराने की. जैसे नेचर उनको बेटर फील करा पा रहा है उनके इतने पेनफुल टाइम में, वैसे ही वाइल रीडिंग हिज पोइट्रीज रीडर कैन फील दैट, हम भी वही फील कर पाते हैं. राइट, दैट इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू टेल. द फॉलोइंग इज an excerpt from his poem Endymion, a poetic romance. The poem is based on a Greek legend, which, now who are Greek legends or who are legends? Legends are the stories or heroes or characters who never die throughout the history. जो हिस्ट्री में आज तक जिनकी डेथ नहीं हुई है, वो have survived the history, right? Legend of Greek Achilles, and there are so many heroes जिनकी हम कहानियां सुनी हैं जो over the time वो कहानियां कभी खत्म नहीं हुई. They have been passed on. So legends are those. So Greek legend के बारे में ये poetry है, in which Endymion, a beautiful young shepherd and a poet who lived on Mount Latmus. So now there is a shepherd, जो ये कहानी है एक शेफर्ड के बारे में जो बकरियां चराते हैं, राइट. और उनको एक विजन आता है. उनको क्या विजन आता है? उनको सिंथिया का विजन आता है. सिंथिया इज द मून गॉडेस. नाउ उनके विजन में सिंथिया जब आती है, मून गॉडेस, शी इज सो ब्यूटिफुल दैट वो इंचैंट हो जाते हैं. आगे लिखा है, सिंथिया द मून गॉडेस, द इंचैंटेड यूथ रिजॉल्व टू सीक हर आउट एंड सो wandered away through the forest and down under the sea. So सिंथिया को जब अपने विजन में देखते हैं, वो रात को विजन आता है, उस विजन के अंदर सिंथिया दिखती है, फिर वो इतना ज्यादा इंचैंट हो जाते हैं उससे कि वो उसको ढूंढने के लिए निकल जाते हैं. एंड ही सो इंचैंटेड दैट वो वंडर करने के लिए वो निकल जाते हैं, घूमते हैं, इधर उधर ढूंढते हैं, फॉरेस्ट के अंदर, अंडर द सी, मिस्टिकली अंडर द सी चले जाते हैं, टू फाइंड दैट वुमन Cynthia, the goddess Cynthia, who actually came into his vision at night, right? So फर्दर ऑन पोइट्री हमसे स्टार्ट होने से पहले क्वेश्चन करती है, व्हाट प्लेजर डज अ ब्यूटिफुल थिंग गिव्स अस, आर ब्यूटिफुल थिंग्स वर्थ ट्रेजरिंग. कह रहे हैं कि क्या जो ब्यूटिफुल थिंग्स हैं उन्हें देख के या फिर उनके आसपास रह के हमें कैसा फील होता है, कैसा प्लेजर फील होता है, एंड क्या ब्यूटिफुल चीजें ट्रेजर करने के लिए वर्दी हैं, क्या वो इतनी वैल्यू है कि उनको ट्रेजर करके संभाल के रखा जाए. ओके, तो इस क्वेश्चन को पोइट्री विल आंसर दिस क्वेश्चन. A thing of beauty is a joy forever. Its loveliness increases. It will never pass into nothingness. The first three lines talk about कि जो एक कोई भी चीज जो बहुत सुंदर है, may it be, John Keats has also written a poetry, Grecian urn. So over here urn होता है पॉट, मिट्टी का पॉट, उसकी
खूबसूरती उसके ऊपर कितनी अच्छी तरह से इनग्रेव्ड हैं चीज़ें, उसकी बात कर रहे हैं। तो ही ऑलवेज टॉक्स अबाउट ब्यूटीफुल थिंग्स अराउंड हिम, कौन सी चीज़ें सुंदर हैं, और उनकी आई ही ऐसे, वो देखते ही ऐसे हैं नेचर को कि उनको नेचर में हमेशा ब्यूटी दिखती है जो यूनिवर्स ने क्रिएट की है, जो भगवान ने क्रिएट की है। तो वो कह रहे हैं एक क्रिएटेड चीज़ जो भगवान की है वो हमेशा ही ब्यूटीफुल रहेगी, उसके अंदर की जो ब्यूटी है वो हमेशा इंक्रीज ही होगी। मैन मेड चीज़ें जो होती हैं वो थोड़े टाइम बाद खराब हो जाती हैं, बट जो भगवान ने बनाई है नेचर के अंदर ब्यूटीफुल चीज़ें, वो हमेशा ब्यूटीफुल और ब्यूटीफुल होती जाती हैं। देखो आप किसी ट्री को ले लो, उसके कितने सारे कलर्स चेंज होते हैं सीजन के साथ, राइट? सो द ब्यूटी ऑलवेज इंक्रीजेस, दैट इज वॉट ही इज सेइंग कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, कि कोई सुंदर चीज हमेशा आपको जॉय ही देगी। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, उसकी जो लवलीनेस है वो हमेशा इंक्रीज ही होती जाएगी, वो हमेशा आपको अच्छी लगेगी। इट विल नेवर पास इन टू नथिंगनेस, वो कभी भी नथिंगनेस में पास नहीं होगी। अब वॉट इज नथिंगनेस? नथिंगनेस ओवर हियर इज द वॉइड, इज एक्चुअली द प्लेस जहां पे कुछ भी जिंदा नहीं रहता, राइट? जब हमारी डेथ हो जाती है, ऑल्दो वी आर नॉट दैट फेमस, आई एम नॉट दैट फेमस पर्सन, मोस्टली फेमस लोग जो होते हैं वो उनको थोड़े टाइम के लिए लोग याद रखते हैं, बट नॉर्मल पीपल व्हेन दे डाई they move into nothingness after a few years. उनको कोई याद नहीं रखता, as if they were not even here, right? So and somewhere or the other we all will pass into nothingness, but जो चीज भगवान ने बनाई है और ब्यूटीफुल है, it will be forever here. That is what he's saying. Although he also knows that he's going to die soon, and the thought of death and ultimately everything is not that important. तो यहाँ पे nothingness की भी बात आती है. A bower quiet for us and a sleep full of sweet dreams. So bower, BOWER, bower is the place जहाँ पे दो तीन plants, दो तीन trees आपस में आके मिल जाते हैं और वो एक shade create कर देते हैं जहाँ पे coolness feel होती है और बाहर की धूप अंदर नहीं आती। हिंदी में the word for this word would be कुंज, ठीक है, लताओं का कुंज। So that is what in Hindi it is called. सो यहाँ पे राइटर कह रहे हैं कि नेचर हमारे लिए इतनी ब्यूटीफुल जगह क्रिएट करता है और नेचर हमें इतना ज़्यादा पीस देता है कि उसके अंदर हमें नींद बहुत अच्छी आती है, फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग, एज इफ यू आर in the best place out there, in best health. It feels so when he goes to the nature. Therefore, on every morrow. So morrow in old English is tomorrow. आज हम tomorrow बोलते हैं, old English में that was called as morrow. Okay. Are withering. Up now he's saying that everything we are living around, withering is living around, right? हमारे आसपास की चीजें जो हमें encircle करती हैं, क्या encircle करती हैं? A flowery band to bind us to the earth. वो कहने कि there are beautiful flowers and flowery bands जो हमें earth से bind करते हैं, earth के साथ oneness की feeling देते हैं. In spite of despondence of the inhuman dread. स्पाइट ऑफ डिस्पॉन्डेंस, व्हाट इज द स्पाइट ओवर हियर? हम इंग्लिश में, नॉर्मल इंग्लिश में बोलते हैं इन स्पाइट, इसके अलावा, इसके बावजूद भी, अपार्ट फ्रॉम दिस, राइट? तो इन स्पाइट को पोइट्रिक में यहाँ पे स्पाइट बोला गया है, स्पाइट ऑफ डिस्पॉन्डेंस। मीनिंग ऑफ डिस्पॉन्डेंस, डिसहार्टेडनेस, होपलेसनेस। वो कह रहा है इन स्पाइट मेरे पास इतनी ज्यादा डिसहार्टनेस है, इतनी ज्यादा होपलेसनेस है, ऑफ द इनह्यूमन ड्रेथ। ड्रेथ इज समथिंग, किसी चीज का लैक होना, किसी चीज की मिसिंग होना। Spite of despondence, of the inhuman dread, of noble nature, of the gloomy days, of all the unhealthy and over-darkened ways. Now in these lines he's saying कि all the sadness, all the gloominess, जितना भी बुरा, gloomy means sadness without any reason, that is gloominess. So जितनी भी sadness है, जितनी भी gloominess है, इसके बावजूद भी हमारे को पास क्या है? beautiful flowers हैं जो अर्थ ने दिए हैं, और जो beautiful flowers हमें अर्थ से bind करते हैं, right? He's saying made for our searching, yes, in spite of all, some shape of beauty moves away. Now he's talking about there are shapes of beauty around us. In spite of all the sadness, there is always hope and beauty, and the nature is trying to heal us. He is always hopeful in every painful situation just because nature is beautiful and kind towards him. Okay. In this line over here, some shape of beauty moves away the pall. The pall over here, पैल इज द क्लॉथ, जो हैवी सा क्लॉथ होता है, कॉफिन के ऊपर होता है, जो कॉफिन को कवर करता है। तो वो कह रहे हैं दैट इज द काइंड ऑफ हैवीनेस और सैडनेस विच आई फील फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स. डार्क स्पिरिट इज द डार्कनेस ऑफ लाइफ, डार्कनेस ऑफ पेन. ओके, सच द सन, द मून, द ट्रीज, द ओल्ड ट्रीज, यंग. एंड देन उनका यहाँ पे देयर इज अ शिफ्ट ऑफ मूड इन दीज 3 लाइन्स. यू विल फाइंड दैट
ही सेइंग सच द सन और जो मून है, ट्रीज हैं, वो क्या करते हैं, ब्यूटी जो है, ब्यूटी अपलिफ्ट करती है ह्यूमैनिटी को फ्रॉम द डिस्पेयर से, डिसहार्टनेस से। जो ब्यूटी है जो नेचर की, वो इंसान को अपलिफ्ट करती है, मच लाइक एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ डिवाइन डिलाइट। दैट ही सेइंग दैट एंडलेस फाउंटेन ऑफ डिवाइन डिलाइट, लाइक डिवाइन इज ऑलवेज पोरिंग डाउन हिज ब्लेसिंग्स अपॉन अस, कि भगवान की जो ब्लेसिंग्स है वो हम पे पोर डाउन हो रही है, और हमको इतनी सारी ब्लेसिंग्स मिल रखी है कि जो इतनी सैडनेस भी आती है वो भी कहीं ना कहीं उसमें वॉश ऑफ हो जाती है। फॉर सिंपल शीप एंड सच डेफोड्रिल्स, सिंपल शीप एंड सच डेफोड्रिल्स मतलब कि आसपास जो शीप्स हैं और जो फ्लावर्स हैं डेफोड्रिल के, वही ब्राइटनेस, वही हैप्पीनेस हमारी लाइफ में लेकर आ रहे हैं, राइट। सो नेक्स्ट पैराग्राफ, you will also see this picture of water flowing down. This is the fountain of nectar अमृत, right? जो नेक्टर का फाउंटेन हेवन में हमेशा फ्लो करता रहता है, डिवाइन ब्लेसिंग्स का नेक्टर का फाउंटेन, वही वो यहाँ पे शो कर रहे हैं इस पिक्चर के अंदर, कि ये जो नेक्टर का फाउंटेन है वो हम पे ब्लेसिंग्स की तरह पोर डाउन कर रहा है, राइट। विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन and clear rills that for themselves a cooling covert make, एंड क्लियर बहता हुआ ये पानी एंड जो ग्रीन वर्ल्ड है वो हमारे लिए क्या क्रिएट कर रहा है, वो हमारे लिए कूलिंग कवर क्रिएट कर रहा है, वो हमें सूदिंगनेस दे रहा है। दैट इज व्हाट दीज टू लाइन्स आर टॉकिंग अबाउट। Against the hot season, the mid-forest break, rich with a sprinkling of fair musk rose blooms. Gainst, gainst. It is the वर्ड जो हम अब कॉमनली यूज करते हैं, अगेंस्ट, राइट। सो दिस इज द वर्ड अगेंस्ट विच इज यूज्ड ओवर देयर। और अगेंस्ट द हॉट समर, वो कह रहे हैं अगेंस्ट द हॉट समर, जो हॉट समर के कॉन्ट्रास्ट में जो फॉरेस्ट है और जो रिच स्प्रिंकलिंग वाटर और जो मस्क होती है, जैसे रोज की जो अर्दी स्मेल होती है, दैट जो बेसिक स्मेल होती है किसी फ्लावर की, किसी मे बी मिट्टी की, सो दैट इज अ मस्क, ओके। सो जो उसकी स्मेल होती है, जो उसकी फ्रेग्रेंस होती है, बेसिकली दैट फ्रेग्रेंस इज एक्चुअली ब्लूमिंग अराउंड अस एंड मेकिंग अस फील वेरी हैप्पी एंड डिलाइटेड, राइट। एंड सच टू इज द ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स। ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स मीन्स ही सेइंग, जब हमने आज तक इतने माइटी हीरोज, इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट लोगों की डेथ की स्टोरीज, जो बहुत ज्यादा ब्रेव रहे हैं, उन सबकी डेथ की जो स्टोरीज हमने सुनी है, वो भी हमारे लिए एक नेक्टर का काम करती हैं, वो भी हमारे लिए एक डिवाइन ड्रिंक का काम करती हैं, जो हमें क्या प्रोवाइड करती हैं, इटर्नल जॉय एंड इंस्पिरेशन की, जैसे लाइक द नेचर ऑफ द ब्यूटी, जैसे हमें इंस्पायर करता है वैसे ही। इट ऑल्सो हाईलाइट्स दैट लिटरेचर एंड आर्ट इमोर्टलाइजेज द हीरोज। लिटरेचर और आर्ट इमोर्टल कर देते हैं हीरोज को, राइट, जैसे एक्लीज को। सो बेसिकली दीज टू लाइन्स आर टॉकिंग अबाउट हाउ डेथ इज ऑल्सो बीइंग माइटी, और डेथ को भी इतना इंस्पिरेशनल बना देती हैं क्या, लिटरेचर। All lovely tales that we have heard or read, an endless fountain of immortal drink pouring onto us from heaven's brink. Beautiful. So these lines are talking about the beauty of immortal tales. जो हम कहानियां सुनते हैं, जो लोग शहीद हो गए हैं, जिन लोगों ने इतने ब्रेवरी के काम किए हैं, उनकी कहानी सुन के भी even their death becomes a celebration, and even their death feels like an endless fountain pouring courage in us, right? So he talks about दैट जो ब्यूटी सजेस्ट करती है, इंस्पायर करती है, जो डिवाइन लाइट दिखती है हमें उन लोगों में जिन्होंने इतनी करेज शो करी है, वो क्या है, इट्स एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ब्रिंक। और कि इवन mortal beings like us, if we do good things, if we show extraordinary behavior, we become immortal. हम immortal हो जाते हैं। immortal का मतलब पता, जो कभी मरता नहीं हो, जो हमेशा हमेशा के लिए जिंदा हो। Even in the stories, even as the presence of a human being, certain things like that pouring on to us from the heaven's spring. ऐसा लगता है कि हेवन के फाउंटेन से, जो नेक्टर का फाउंटेन हेवन में बहता है, वहां से हम पे वो स्टोरीज, वो इंस्पिरेशंस पोर डाउन कर रही है, और वो हमें एक बेटर लाइफ जीने की हेल्प कर रही है। So what is the theme of this poetry? Eternal beauty, immortality of beauty, that beauty never dies, and beauty is something which actually brings happiness, joy, और जितनी भी sadness हो, you sit with the nature, you absorb the energy of nature, and you will feel that you are healing. That is what this poetry is talking about. The beauty of sun, moon, eternal beauty which cannot die, like humans, like the things made by humans. So this is actually something which will get you out of all the sadness if you will surrender to the universe and the beauty of the nature. That is what this poetry is telling. Even in the hard times, the way his life is going, still he is writing such a hopeful story. It is actually something which is inspiring us ki yes, the nature do has all the power to heal everything around us. So this is the theme of the story. I'll be putting down the
notes and themes and line by line explanations and extra questions which have been asked in CBSE board in a PDF on my Telegram channel. So do join over there. All the best.